हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो द हिंदू में आया था। दिस आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका जीएस पेपर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यह आर्टिकल का टाइटल ये कहता है कि जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स अ फूल्स एरेंड। अब इस पर्टिकुलर टाइटल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये एग्जाम्पल है अबाउट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ जब भी यूरोपियंस भारत में आ रहे थे फॉर ट्रेड रिलेटेड पर्पसेस, तब देयर वर पोर्तुगीज हु केम टू इंडिया, देयर वर डच हु केम टू इंडिया, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। सो लॉट ऑफ यूरोपियंस दे केम इनटू इंडिया फॉर ट्रेड रिलेटेड पर्पसेस। नाउ इन सारे यूरोपियंस को अगर हम देखें तो इन सारे यूरोपियंस में से सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों सक्सेसफुल हुई इन एस्टैब्लिशिंग इट्स रूल ओवर इंडिया? क्या राज था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस के पीछे? आप बोल सकते हो कि हाँ, उनकी नेवी सुपीरियर थी, उनके पास बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग बॉडी थी। सब पॉइंट्स करेक्ट है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई, और वो ये पॉइंट था कि कभी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के लिए अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब कि जब अगर उन्हें इंडिया के किसी भी किंगडम को कॉन्क्वेस्ट करना होगा, विच मीन्स अगर उन्हें अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करना है, तो उन एम्स को अचीव करने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स पर भी उतना ही स्ट्रेस दिया। उन्होंने ये देखा कि वॉर्स या युद्ध को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये देखा कि डू वी हैव एडिक्वेट मनी टू सस्टेन वॉर्स। तो उन्होंने ये देखा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज ऑल्सो दैट मच स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हुए इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कम महत्व नहीं दिया, या वाइस वर्सा भी नहीं किया। दे मेंटेन अ स्टेडी बैलेंस बिटवीन द टू, और यही चीज़ फ्रेंच ने नहीं की, और इसके लिए ड्यूप्लिक्स हैड टू गो बैक, राइट। सो बेसिकली इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि अगर हमें हमारे जियो पॉलिटिकल एंड्स को फुलफिल करना होगा तो एक जियो इकोनॉमिक बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग जियो इकोनॉमिक बेस आप एक स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, है ना। और यही चीज़ ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स एक फूल्स एरेंड है, राइट। अब जो आर्टिकल के एडिटर है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी वर्ल्ड, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेरिन सारी इकोनॉमीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है, राइट। हार्डली यू विल सी एनी इकोनॉमी जो आइसोलेशन में जी रही है, जैसे नॉर्थ कोरिया। अपार्ट फ्रॉम 1-2 फीबल एग्जाम्पल्स, द एंटायर ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोब आर इंटरकनेक्टेड। नाउ अगर हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे इस ग्लोबलाइज दुनिया में, तो हमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारा जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट हुआ हो, विच मीन्स हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का भाग हो। और जिस वक्त हमारी इकोनॉमी इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन, और उस वक्त हमारा इकोनॉमिक प्रेजेंस ज़्यादा होगा, और उस वक्त हमारा जो जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। दुनिया के जियो पॉलिटिक्स में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर पाएंगे, राइट। सो बेसिकली ऑथर का भी ये मानना है कि विदाउट जियो इकोनॉमिक्स आप जियो पॉलिटिकल एम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब ऑथर जो है वो इंडिया के रीसेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करता है, राइट। नाउ वी ऑल नो कि जो 21st सेंचुरी है उसे एशियन सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि Asia is considered, the Asian continent is considered to be the most developing hub of this particular century। और इस एशियन कॉन्टिनेंट में से दो पावर थे जो बहुत उभर कर इमर्ज हुए हैं, एक चाइना, दूसरी इंडिया, राइट। दीज टू पावर्स हैव इमर्ज स्ट्रांगली। नाउ इंडो पैसिफिक रीजन में अगर मैं इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स थे जो रिसेंट टाइम्स में आए हैं। पहला अग्रीमेंट था आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP। ये RCEP अग्रीमेंट जो था वो एशियान मेंबर्स, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और उनके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मेंबर्स के साथ एक अग्रीमेंट था। और हाल ही में एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क करके अग्रीमेंट आया था, राइट। इंडिया ने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि RCEP का भाग वो नहीं बनेगा,
राइट। और आईपीएफ में भी जो 4 पिलर्स थे उसमें से जो ट्रेड वाला पिलर था, तो इंडिया ने कहा कि हम ट्रेड वाला पिलर का भाग नहीं होंगे, विच मीन्स इंडिया ने इन दोनों मेजर ट्रेड अग्रीमेंट से अपने आप को कॉन्शियसली वापस ले लिया, अपने आप को कॉन्शियसली पुल आउट कर लिया, विच मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन का जो जियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट था उसमें से इंडिया ने अपने आप को कॉन्शियसली वापस ले लिया, इंडिया ने अपने आप को वापस पुल आउट कर दिया। अब जब मैं इस पर्टिकुलर एरिया के जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग बीच में हमारी नजरिए में आती है, वो है क्वाड, राइट, द क्वाड्रिलैटरल। अब इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वो क्वाड को मिलिटराइज नहीं करेगा, विच मीन्स वो क्वाड को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, पर क्वाड के माध्यम से इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है कि इंडिया का जो एम है सागर, राइट, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो भारत क्वाड के माध्यम से ये चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन के जितने भी नेशंस हैं, ऑल द नेशंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योरली ग्रो करे, ये रीजन सिक्योर हो, सेफ हो और सारी इकोनॉमी सिक्योरली ग्रो करे, विच मीन्स क्वाड तो इंडिया मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा, पर क्वाड के माध्यम से भारत का क्या विजन है कि यहाँ पे सारे जो जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो और यहाँ पे सेफ्टी एंड पीस बना रहे, राइट। बट ये एस्पेक्ट को फुलफिल करने के लिए जो इकोनॉमिक वाली पॉलिसीज थी, जैसे आरसीईपी हो गया या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया, भारत ने दोनों इससे अपने आप को वापस ले लिया है। तो ऑथर का ये मानना है कि भारत का जो पॉलिटिकल एम है क्वाड के माध्यम से जो वो सागर पॉलिसी को इनिशिएट करना चाहता है, अगर वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट या फिर इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स का ही भाग नहीं होगा तो वो अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कैसे फुलफिल करेगा, राइट। तो इसके लिए वो एक टाइटल में कहते हैं कि इट इज़ अ फूल्स एरेंड, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है वो हाल ही में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वी नो वी हैव सरपास्ड यूके एंड वी हैव बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब हम ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। और इस एशियन सेंचुरी में जो एशिया का डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया, वही जो एशिया का जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, भले फिर वो आरसीईपी हो या फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, इनका पार्ट ही नहीं है। तो ऑथर का ये मानना है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद अगर इंडिया इतने इंपॉर्टेंट फोरम्स का हिस्सा नहीं है, तो ये चाइना को एक बूस्ट देगा कि वो अपना वर्चस्व इस रीजन में बनाए रखे, क्योंकि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद यहाँ पे नहीं है। चाइना फिर ये चाइना को आमंत्रण देगा कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना वर्चस्व बनाए रखे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट द ऑथर इज सेइंग कि क्यों हमें जियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इन ग्रुपिंग्स का पार्ट नहीं बने तो चाइना इन ग्रुपिंग्स के माध्यम से खुद का वर्चस्व इस रीजन में बनाए रखेगा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि हमने कहा कि आज के ज़माने में आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सारी इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड है। पर अगर हम इन मल्टीलैटरल एग्रीमेंट से हम अपने आप को वापस ले लें तो क्या होगा? तो हमें हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। ओके अगर हम अपने आप को इन मल्टीलैटरल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स, भले ही फिर वो आरसीईपी हो फिर या फिर वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, अगर हम इन मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स में से खुद को बाहर निकालें तो हम कैसे हमारे इकोनॉमी को ग्लोबल सप्लाई चेन का भाग बनाएंगे? क्योंकि जब तक हम ग्लोबल सप्लाई चेन का भाग नहीं होते तब तक हमारा जियो पॉलिटिक्स में हमारा वजन कम होगा, क्योंकि हमारा जियो इकोनॉमिक प्रेजेंस कम होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। इसके अलावा कोविड के बाद आपने एक चेंज ऑफ स्टांस देखा होगा, जहां पर यूएस जो है वो कॉन्शियसली चाइना को किसी भी ग्लोबल सप्लाई चेन से डीकपल करना चाह रही है। मतलब चाइना को बाजू में रखकर यूएस एक अलग सप्लाई चेन बनाना चाह रही है, कि इकोनॉमिक चेन बनाना चाह रही है, राइट। अब उस प्रयास में कुछ ऐसे फर्म्स थे, कुछ ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने अपना जो बेस था वो चाइना से उठाकर कहीं और लेके जाने का निर्णय लिया, पर वो कहीं और भारत नहीं था। वो कंपनीज ऑफ वो फर्म्स भारत में नहीं आए, बल्कि दे चोज गोइंग इनटू वियतनाम, राइट। सो ऑथर का ये मानना है कि अगर इंडिया इन मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स का हिस्सा बनेगा
तो इंडिया को ये पता चलेगा कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर फेसिंग इन इट्स, और व्हाट आर द इश्यूज दैट आर देयर इन हिज और हर ओन इंटरनल इकोनॉमी, एंड दिस विल हेल्प हर एड्रेस इट्स ओन ग्रोथ चैलेंज। कि क्यों ये सारी जो कंपनीज है वो चाइना से उठ के इंडिया में न आते, वियतनाम क्यों चले गए। तो ऑफकोर्स देयर आर सम चैलेंजेस इनसाइड आवर पर्टिकुलर इकोनॉमी। बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और हम इनको फिर एड्रेस कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है, विच इज़ कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, विच इज़ द सागर वाला इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इंडिया का प्लान है इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक रीजन में से। पर अगर आप इस मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं करोगे, आप सिर्फ देखोगे सबका प्रोटेक्शन, पर आप सिर्फ ये देखोगे कि ये पर्टिकुलर एरिया शांत कैसे रहे, पीसफुल कैसे रहे, बट इफ़ यू डू नॉट इंटीग्रेट इट विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, जिसके माध्यम से इंडिया साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वापस रिवर्ट होकर लुक ईस्ट पे आ जाएगी, राइट। तो ये इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि हम एक्टिवली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, बट अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पीछे हट रहे, जैसे आरसीईपी से हम पीछे हट गए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पिलर से हम पीछे हट गए, तो ऐसे वक्त क्या होगा कि हमारी जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ डिफेंस वाली रह जाएगी, और अगर हम उसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो दिस इज गोइंग टू हैम्पर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इंडिया वापस एक्ट ईस्ट से सिर्फ लुक ईस्ट, वापस लुक ईस्ट वाले पॉलिसी में आ जाएगी। दिस इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ दीज मल्टीलैटरल सप्लाई चेन सच एज आरसीईपी एंड आईपीएफ, तो ये इंडिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर देगा, क्योंकि इंडिया किसी भी सप्लाई चेन का पार्ट नहीं होगा। तो एशिया, जिसे हम एशियन सेंचुरी कहते हैं 21st सेंचुरी को, इस एशियन सेंचुरी के एशियन सब कॉन्टिनेंट के जो मेजर सप्लाई चेन्स है उसी का भाग इंडिया नहीं रहेगा, राइट। तो जिसके वजह से इंडिया इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाएगा, और इकोनॉमिक आइसोलेशन का फ़ायदा चाइना उठाएगी। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से ऑथर ये कहता है कि इंडिया को एक्टिवली अपने जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहले पुश करना होगा, अगर उसको अपना जियो पॉलिटिकल प्रेजेंस इस इंडो पैसिफिक रीजन में बनाए रखना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑथर ये कुछ कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया ने वापस आईपीएफ जैसे जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इनमें ज्वाइन होना चाहिए। ऑफकोर्स हमने आईपीएफ के 3 दूसरे पिलर्स को साइन किया है, पर ट्रेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, तो उस पिलर को भी हमने ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये एक अग्रीमेंट है विच इज़ विथ 11 नेशंस। अब इस अग्रीमेंट में से यूएस तो बाहर चले गया है, और चाइना जो है अब वो इस अग्रीमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। चाइना अग्रेसिवली वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ एवरी मल्टीलैटरल पार्टनरशिप, राइट। तो ऑथर का ये मानना है कि दिस इज़ द राइट पॉइंट और राइट टाइम फॉर इंडिया कि वो CPTPP का मेंबर बने। अपार्ट फ्रॉम दैट, आने वाले टाइम में हम लोग वी आर एक्टिवली मूविंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या फिर क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मिनरल्स। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया शुड लॉबी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक लीड किया हुआ एक पार्टनरशिप है ऑफ 11 नेशंस, ओके, विच एम्स टू सिक्योर सप्लाई चेन्स इन क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, तो ऐसे मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स का इंडिया शुड बिकम अ पार्ट ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑथर सेज दैट इंडिया ने शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम ट्रेडिंग विद चाइना, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि भले ही इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ रहा हो ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बट इवन देन इंडिया चाइना ट्रेड कंटिन्यू टू हैपन एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज ऑल्सो। सो ऑथर का ये मानना है कि इंडिया शुड नॉट शाई अवे विद ट्रेडिंग विद चाइना, ओके, एंड इट इज़ टाइम कि इंडिया ऐसे अग्रीमेंट्स को ज्वाइन करे जहाँ पे चाइना का प्रेजेंस नहीं है, जैसे IPEF हो गया, जैसे CPTPP है जहाँ पे अभी तक चाइना नहीं है। तो इंडिया ने ऐसे अग्रीमेंट्स का भाग होकर, ऐसे अग्रीमेंट्स का मेंबर बनकर अपना डोमिनेंस या फिर अपना रीजनल प्रेजेंस या फिर अपना अस्तित्व वहाँ पे साबित करना चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है। क्योंकि अगेन विदाउट जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। Okay, so this was a very important article from your mains perspective.
That was all for this particular article. Before going, let me tell you about Super Coaching. So this is one stop initiative brought to you by Testbook, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और इस एक सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट, वीडियो कोर्सेज, स्टडी नोट्स और डेली लाइफ क्लासेस मिलते हैं. इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है एंड यू गेट डेली लाइफ क्लासेस बाय योर एक्सपर्ट्स ऑल्सो. ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट जस्ट ₹3,000. बट if you use my coupon code which is Akash, AAKASH, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो आकाश तो आपको 20% ऑफ मिलेगा. मतलब ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको 2,400 रुपये प्रति महीना में उपलब्ध हो जाएगा. That was all from my end for this particular session. Thank you so much. If you have enjoyed this session, please hit the like button, subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from our end. Thank you.